नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लेखपाल हो, चाहे वनपाल हो, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे यूपी की जुडिशियल सर्विसेज के मेरे साथी अभ्यर्थी हो, सभी को नमस्कार। और ये लाइव क्लास है साथियों। कल लाइव क्लास प्रारंभ हुई। 1 घंटा मुझे आप लोगों से हमेशा बातचीत करना है। बताया जा चुका है ये स्पेशल क्लास है, ये एडिशनल क्लास है। आप, मुझे पूरा विश्वास है, रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे होंगे। रिकॉर्डेड वीडियोस देखकर इस क्लास को अगर जोड़ जोड़ कर देखेंगे तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। करंट के संदर्भ में भी आप अपडेट हो जाएंगे साथियों। तो श्री गंगानगर से कह रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू वेरी मच। मनीष कुमार जी, जहांगीर साहब, खुशी, नारायण सिंह जी, धर्मा जी, सुतार साहब, कविता कुमारी जी, मनोज कुमार जी, सभी को नमस्कार साथियों। और अब आ जाते हैं इस लाइव, इस स्पेशल, इस एडिशनल क्लास में। नया टॉपिक लेकर आपके बीच में हाजिर हूं। इस लाइव क्लास की खासियत क्या है? इस लाइव क्लास में करंट है। क्योंकि आज हम संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें करंट थोड़ा कम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं साथियों। आप निरंतर संवाद करते रहें, अच्छे प्रश्न पूछें, उन प्रश्नों से संबंधित जो भी प्रश्न और बन सकते हैं उस पर भी बात करेंगे, प्रीवियस पेपर की बात करेंगे, और आगे आने वाली परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। तो लुम्बा राम जी, सब तैयार है? आज हम नया टॉपिक क्या लेकर आए हैं साथियों? संवैधानिक इतिहास। साथियों, कल हम लोगों ने भारत का जो संविधान है उस संविधान को पढ़ने से पहले संविधान की अवधारणा क्या है उस पर बात की। संविधान के विभिन्न जो प्रकार है उस पर भी बात की। आज हम संवैधानिक इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। अरे खून में उतार देंगे संविधान को, आप क्या बात कर रहे हैं। संविधान खून में भी उतार देंगे, रग रग में उतार देंगे, और पेपर बनाने वाले का भूत भी उतार देंगे। ठीक है, अब अच्छी बात है। अब संवैधानिक इतिहास हमको प्रारंभ कर देना चाहिए। संवैधानिक इतिहास साथियों, संवैधानिक इतिहास कहां से कहां तक, तो ध्यान रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ करेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ करेंगे साथियों, और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक पढ़ते रहेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, यहां तक अपने को पढ़ना है संवैधानिक इतिहास के अंतर्गत। तो तैयार हैं संजय यादव जी, संविधान के जादूगर, राधे राधे। क्या बात है, क्या बात है। तो अब अभिवादन का ये सिलसिला खत्म करें। संवाद निरंतर जारी रहेगा, लेकिन अब कुछ पढ़ना भी है। कलम तैयार रखिएगा, डायरी अपनी तैयार रखिएगा, कुछ बातें नोट भी करनी पड़ेगी, सवाल भी चर्चा में लाएंगे। तो अब आ जाइए, सबका मैंने अभिवादन स्वीकार कर लिया। संवैधानिक इतिहास साथियों, यहां से प्रारंभ कर रहा हूं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से। तो मेरे ऐसे मित्र जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वनपाल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी की जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या आर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, चिंता मत कीजिएगा साथियों। ये लाइव क्लास में हम कॉमन सिलेबस बना चुके हैं और उसी आधार पर हम आप लोगों से बातचीत करने वाले हैं। हरदेश जी, सबके कमेंट मुझे दिख रहे हैं, आप चिंता मत कीजिएगा। यस, भरत शर्मा जी कह रहे हैं कि मंजिल को उसकी औकात दिखा देंगे। क्या बात है, खून में भारत का संविधान उतार देंगे, पेपर बनाने वाले का भूत उतार देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सुनिएगा जरा साथियों। पहला प्रश्न है कि संवैधानिक इतिहास हम 1773 से ही प्रारंभ क्यों करते हैं, इससे पहले क्यों नहीं? साथियों, इससे पहले भारत कई सारी इकाइयों में, सैकड़ों इकाइयों में बटा हुआ था। इस कारण से पूरे भारत के लिए कोई कानून नहीं बनता था। 1773 का जब एक्ट बनाया गया था, उस समय ये एक्ट, अंग्रेजों का भारत में शासन हो गया था। अंग्रेजों ने भारत की शासन व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए
पहली बार ऐसा कोई कानून बनाया जिसके दायरे में देश का एक बहुत बड़ा भाग आया। इस वजह से हम संवैधानिक इतिहास हमेशा कहां से प्रारंभ करते हैं साथियों? रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ करते हैं। ठीक, लेकिन मैं थोड़ी सी कहानी आपको बता दूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ फरजान अली जी चिंता मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी बताएंगे किस तरह से स्थापना हुई, सारी बात बताएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। साथियों, आप लोग जानते होंगे 16वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिर आप लोग जानते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उनके साथ फ्रेंच भी आए थे, उनके साथ डच भी आए थे, उनके साथ पुर्तगीज भी आए थे, लेकिन अंग्रेजों की नौसेना चूंकि बहुत ताकतवर थी, इस वजह से अल्टीमेटली सफलता जो बाहर की जो जाति आई उनमें से अंग्रेजों को मिली। साथियों, 1757 का प्लासी का युद्ध इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। ये जो प्लासी का युद्ध हुआ, इस प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को हराया। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्धिशाली प्रांत था। बंगाल उस समय भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र वाला प्रांत था और बंगाल के नवाब को 1757 के प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देती है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ साथियों, और इस बक्सर के युद्ध में प्लासी के युद्ध में जो कमी रह गई उस कमी को पूरा कर दिया। बंगाल के नवाब के साथ साथ दिल्ली के बादशाह को भी 1764 के बक्सर के युद्ध में हरा देते। अब बताइए, हाँ नोट्स बनाएंगे, इसलिए मैंने कहा कलम तैयार रखिएगा, डायरी तैयार रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए साथियों, बंगाल के नवाब को हरा दिया, दिल्ली के बादशाह को हरा दिया, तो अंग्रेजों का भारत के एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर शासन स्थापित हो गया। तब अंग्रेजों ने भारत के उस एरिया में जहां पर उनका शासन स्थापित हो गया, वहां पर शासन को रेगुलेट करने के लिए, शासन को संचालित करने के लिए, शासन को नियमित करने के लिए एक कानून बनाया और उसी कानून का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वहीं से पढ़ना हम शुरू कर रहे हैं साथियों। क्या क्या प्रश्न बनेंगे अभी बात करेंगे। तो मेरे मित्रों, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, पहला प्रश्न, इसे रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए, रेगुलेटिंग शब्द जो है वो रेगुलेशन से बना है। किससे बना है साथियों? रेगुलेशन से। और रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? विनियमन। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है साथियों? विनियमन। ये पहला कानून है जिसके द्वारा अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की शासन व्यवस्था को रेगुलेट कर रही है, विनियमित कर रही है। इस वजह से इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। अजीत यादव जी चिंता मत कीजिए, पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, कॉमन सिलेबस बनाया है सारे एग्जाम्स का। पटवारी, लेखपाल, वनपाल, एनटीपीसी, सीआरपीएफ, यूपी की जुडिशियल सर्विसेज जो है, पुलिस कांस्टेबल है, इन सब का कॉमन सिलेबस बना दिया, इसलिए बात करेंगे, ढंग से करेंगे। ठीक, तो रेगुलेटिंग एक्ट की पहली बात यह कि इसे रेगुलेटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शासन व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। ग्राम सेवक भी है, ऑब्वियसली है। अब इसकी पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता लिख दीजिए, कलम डायरी खोल दीजिए, डायरी खोल दीजिए, कलम स्टार्ट कर दीजिए। पहली विशेषता, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा, ये ब्रिटिश संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था को, भारतीय शासन व्यवस्था को, भारतीय शासन व्यवस्था को नियमित करने के लिए, नियमित करने के लिए, नियमित करने के लिए, करने के लिए बनाया गया पहला कानून, बनाया गया पहला कानून। ठीक है साथियों, इसलिए 1773
कि रेगुलेटिंग एक्ट से हम भारत का संवैधानिक इतिहास हमेशा प्रारंभ करते हैं। सबकी चैट शो हो रही है, चिंता मत कीजिए, हिंदी में ही तो लिखा है। मेरे भाई कमल क्या कह रहे हैं, हिंदी में लिखो। ये कौन सा फ्रेंच में लिखा हुआ है, स्पेनिश में लिखा हुआ है क्या? ये हिंदी में तो लिखा हुआ है। ये ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था को नियमित करने के लिए बनाया गया पहला कानून है। साथियों इसको ध्यान रखिएगा। एक दूसरी बात, क्या मैं ये लिखवा दूं? आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, क्योंकि ये संवाद वाली क्लास है, ये लाइव है, आप लोगों से मुझे इंटरेक्शन करना है। तो आप बताइए, क्या मैं ये लिखवा दूं कि इसके द्वारा भारत में पहली बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके द्वारा भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, ऐसा लिखवा दूं क्या? बताइए, ऐसा लिखवा दूं क्या कि इसके द्वारा भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद सृजित किया, ऐसा लिखवा दूं क्या? साथियों मैं ऐसा ही लिखवाऊंगा, और मैं ऐसा लिखवाऊंगा और आप कहेंगे सर गलत लिखवा रहे। जी नहीं, भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, ये बात सही है, लेकिन उस पद का नाम था बंगाल का गवर्नर जनरल। यस, उस पद का नाम था बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो जरा लिख दीजिए दूसरा पॉइंट। क्या लिखेंगे? भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, स्थापित किया गया। सृजित करना मतलब स्थापित किया गया। यूपी, बिहार, एमपी, सारे मित्रों सुन लीजिएगा, भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, एकदम बात सही है, लेकिन उस पद का नाम क्या था साथियों? पद का नाम था बंगाल का गवर्नर जनरल। यस, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उस पद का नाम क्या था? पद नाम था बंगाल का गवर्नर जनरल। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। ये इसमें महत्वपूर्ण बात है, और ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं साथियों, क्योंकि मैं जैसे ही कहता हूं भारत का पहला गवर्नर जनरल, वो अलग बात है, और भारत में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया, ये अलग बात है। भारत का पहला गवर्नर जनरल थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, लेकिन मैंने तो कहा है कि भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। नाम क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल। और पहला कौन बना? नंद किशोर जी सही कह रहे हैं, सरजीत सिंह जी राठौड़ साहब भी सही कह रहे हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे साथियों। ये बात एकदम सही है। हाँ, एकदम सुरेंद्र सिंह जी सही कह रहे हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल इसका नाम है। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है साथियों, ये तो हुई दूसरी बात। लिख दिया आप लोगों ने, मुझे पूरा विश्वास है लिख दिया होगा। तीसरा पॉइंट साथियों, बॉम्बे व मद्रास में गवर्नर के पद स्थापित किए गए। बॉम्बे व मद्रास में गवर्नर का पद स्थापित किया गया। ठीक है, तो बंगाल में तो पद बनाया, उसका नाम रखा गवर्नर जनरल, और बॉम्बे और मद्रास में जो पद बनाया उसका नाम रखा गवर्नर। और साथ ही साथ साथियों, बॉम्बे व मद्रास के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बॉम्बे व मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। लिख दीजिए, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। क्या लिखा? बॉम्बे व मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। एक प्रश्न इसका जवाब दूंगा,
हरि बाबू को रोक लीजिएगा, हरि बाबू शर्मा का प्रश्न को रोकिएगा और मुझे वापस बताइएगा, मैं इस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया, ठीक है साथियों। अब प्रश्न पूछा है हरि बाबू शर्मा जी ने। क्या प्रश्न है? ये पटवार के बैच के विद्यार्थी है, ये कह रहे हैं सर इसे बंगाल का गवर्नर जनरल क्यों कहा गया? बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। साथियों, जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ, जब अंग्रेजों का भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ा, तो अंग्रेजों का सबसे पहले अधिकार बंगाल पर हुआ। और बंगाल उस समय भारत का सबसे बड़ा समृद्धिशाली प्रांत था, सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र वाला प्रांत था। आज का बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, आज का बिहार, आज का उड़ीसा, आज का झारखंड, ये सब मिलकर बंगाल बनते थे साथियों। इसलिए बंगाल सबसे समृद्धिशाली प्रांत था। कलकत्ता उसकी राजधानी थी, कलकत्ता में वहां पर बंदरगाह था। तो अंग्रेजों के लिए भारत का मतलब उस समय बंगाल ही था। इस वजह से उस पद का नाम क्या रखा गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। और मद्रास व बॉम्बे वाले गवर्नर को क्या कर दिया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया साथियों। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पाए? अच्छा प्रश्न बन सकता है। मद्रास व बॉम्बे के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया, ठीक है। चौथा पॉइंट लें। चौथा पॉइंट के बारे में मित्र लोग काफी टाइम से लिख रहे हैं, मुझे सारा दिख रहा है साथियों। चौथे पॉइंट के अंतर्गत आपको क्या लिखना है? इस एक्ट के तहत भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। प्रथम बार उच्चतम न्यायालय, लिख दीजिए, प्रथम बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान, उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। साथियों, ये पॉलिटी है, ये राज व्यवस्था है और इसमें भाषा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। नरेश जी कह रहे बंगाल को ही क्यों चूज किया? अरे भाई, बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्धिशाली प्रांत था। नरेश जी, मेरी बात को आपने सुना नहीं। वहां बहुत ज्यादा उद्योग धंधे थे, जूट और कपास के कारखाने थे, चाय के बागान थे। बंगाल में कलकत्ता था जो बंदरगाह था, जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ने का एक काम करता था, इसीलिए बंगाल को चूज किया था। फिर पुनीत कुमार जी कह रहे सर गवर्नर जनरल तो एक ही होता था या एक से अधिक? अरे पुनीत जी, गवर्नर जनरल एक ही था और उसका नाम था बंगाल का गवर्नर जनरल। बाकी बॉम्बे और मद्रास में गवर्नर थे जो इनके अधीन कर दिए गए। ये ठीक है। अब आ जाइए इस पर। प्रथम बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना का क्या किया गया साथियों? बोलिए, क्या किया गया? प्रावधान किया गया। प्रावधान किया गया साथियों। मैंने ये नहीं कहा है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई साथियों। प्रश्न पूछेंगे स्थापना कब की, तो इसका आंसर अलग होगा। स्थापना साथियों 1774 में हुई। ये ध्यान रखना, बड़ा अच्छा प्रश्न अभी आपके सामने रखूंगा। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे साथियों। Sir Eliza Impey was the first Chief Justice of that Supreme Court, which was established in 1774. 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ। सर एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अब साथियों सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। प्रश्न क्या बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। पहला ऑप्शन 1773, दूसरा 1783, तीसरा 1793, चौथा 1803। अब साथियों, अब आप क्या लिखोगे? एक ऑप्शन 1773, 1783, 1793, 1803। ये चारों ऑप्शन है। अगर ढंग से देखें तो ये चारों ऑप्शन गलत है साथियों। ये चारों ऑप्शन गलत हैं क्योंकि स्थापित तो कब हुआ था? 1774 में हुआ। लेकिन अपने को यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? 1773 ऑप्शन सही मानना पड़ेगा। लेकिन बाय द वे साथियों, अगर प्रश्न आ जाए पहली बार सुप्रीम कोर्ट भारत में कब बना? 1773, 1774, 1775, 1776। अगर इस प्रकार के ऑप्शन हो तो साथियों आप प्राथमिकता किसको देंगे? 1774 को देंगे साथियों। यह ध्यान रखना, 73 और 74 दोनों हो तो प्राथमिकता 1774 को देनी है।
सोनी जी क्या कह रहे हैं सर, फिर कलकत्ता हाईकोर्ट को भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट क्यों कहा जाता है? किसने कहा? किसने कहा सोनी जी? मैंने तो नहीं कहा। हाईकोर्ट सबसे पुराना कलकत्ता का है। बॉम्बे मद्रास वाले ये जो हाईकोर्ट है साथियों, ये तीनों हाईकोर्ट 1862 में स्थापित हुए थे। ये तीनों एक साथ स्थापित हुए थे। मैंने कब कहा कलकत्ता हाईकोर्ट सबसे पुराना है? मैंने तो कहा ही नहीं, आप नहीं कहा। तो साथियों ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में 1773 1774 दोनों हो तो प्राथमिकता 1774 को देनी है, लेकिन 1774 ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे? 1773 लिखेंगे। जोधाराम जी पूछ रहे हैं कहां किया गया? अरे कलकत्ता में किया गया। कलकत्ता में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट बन गया था। ठीक है। मनोहर लाल जी कह रहे हैं हमने तो सर मॉरिस ग्वेर पढ़ा है और आप ये लिखा रहे। अरे मनोहर लाल जी कहां हैं आप? मॉरिस ग्वेर तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में जो फेडरल कोर्ट बना था उसके चीफ जस्टिस थे। कहां हो मेरे भाई? मनोहर लाल जी, मॉरिस ग्वेर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कोर्ट विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1937। 1937 में जो स्थापित हुआ उसके मॉरिस ग्वेर चीफ जस्टिस थे मेरे भाई। मैं तो बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की जो 1774 में स्थापित हुआ और कलकत्ता में स्थापित हुआ, उसके सर एलिजा एम्पे थे। क्या बात आपको समझ में मेरी आ गई? सही पढ़ा, वेरी नाइस, एकदम सही है। तो आप पढ़ेंगे तो ढंग से पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा साथियों। मुश्किलों से अपना डरना नहीं है। ममता जी कह रहे हैं 1773 का एक्ट, यस एक्ट 1773 का है, स्थापना 1774 में है। एकदम बात सही है। ठीक है साथियों, और मैंने पहले से कह दिया जे रहमान जी, प्रश्न वही पूछना है जो टॉपिक चल रहा है। प्रश्न वही पूछना है जो टॉपिक चल रहा है। कोर्ट का नाम सुप्रीम कोर्ट ही था। एएन सिंह जी साहब, इस कोर्ट का नाम सुप्रीम कोर्ट ही था। यस। दिनेश कुंदन जी, अभिलेख न्यायालय क्या है? ये प्रश्न अभी सही है क्या? हम अभिलेख न्यायालय की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रश्न यहां पर क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, भारत का पहला उच्च न्यायालय बॉम्बे मद्रास ये सब साथियों साथ में थे, कलकत्ता हाईकोर्ट थे। हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला कानून जो ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के लिए बनाया गया था। बाय द वे साथियों, 1773 के इस रेगुलेटिंग एक्ट की एक विशेषता के रूप में अगर एग्जामिनर ये लिख दे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं साथियों, जवाब दीजिएगा, क्या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की इनमें से कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेषता नहीं है? ऐसा अगर प्रश्न पूछ ले और वहां पर लिख दे कि इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 वर्षों तक राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने को कहा गया था, अगर ऐसा कह दे तो क्या यह सही माना जाएगा? क्या यह सही माना जाएगा? क्या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 वर्षों तक के लिए राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार दिया गया, क्या यह सही माना जाएगा? एक्ट और अधिनियम एक ही बात है। एक्ट अंग्रेजी में कहते हैं, अधिनियम हिंदी में कहते हैं। अनुराग जी, बात समझ में आ गई? हाँ, असगर मलिक साहब का प्रश्न को कर लीजिएगा हाईलाइट, मैं अभी इसका जवाब दूंगा। मैं तो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। भरत सिंह जी कह रहे हैं नो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में 20 वर्षों तक राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने के लिए कह दिया गया, यह बात सही है क्या? नंद किशोर जी कह रहे हैं नहीं, अतुल जैन साहब कह रहे हैं यस, चोलाराम जी कह रहे हैं यस, प्रतिभा जी कह रही हैं यस, अवधेश यस कह रहे हैं, लेकिन संतु सिंह नो कह रहे हैं। साथियों बहुत ध्यान से सुन लिएगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। यस, एकदम सही है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 वर्षों तक राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार दिया गया था। ये व्यापार का कौन कह रहे हैं मेरे भाई? आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट मैं वापस बताता हूं, सुन लीजिएगा।
देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान से सुन लीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, ठीक है, यह बात आपको मालूम है। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे भारत की राजनीतिक दुर्बलता का फायदा उठाया। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया तो उनके मन में आया कि हम भारत में शासन करें। ऐसा कैसे कर दोगे शासन? ब्रिटेन ने व्यापारियों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए भेजा था, आप शासन करने लग गए। तो जब शासन करने लग गए तो साथियों उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेने के लिए एक एक्ट बनाया गया 1773 का एक्ट, और इस 1773 के एक्ट के द्वारा उन्हें भारत में राजनीतिक गतिविधियां चलाने का अधिकार दिया गया। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। साथियों ये ध्यान रखिएगा, तो ये हम अक्सर भूल जाते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 वर्षों तक शासन करने, राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार दिया गया था। यस, अनुराग शर्मा जी अब एकदम सही कह रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, 20 वर्ष का उल्लेख इसमें भी था, 1773 के एक्ट में भी था। क्लियर? साथियों एक प्रश्न पूछा अभी कि सर चार्टर एक्ट पर बात कर रहा हूं मैं, सुनिएगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बन गया। अब साथियों बात आई 20 वर्ष तक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। तो 20 वर्ष तो खत्म कब हो रहे हैं? 1793 में। अब साथियों 1793 आप जो ये कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रश्न जो पूछ रहे हैं साथियों, इसका मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ये बातें सब कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, ये सब प्रश्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे हैं, और उतना ही पढ़ रहे हैं जिससे कि हमको बात समझ में आ सके। हाँ, ये ठीक प्रश्न है कि राजेश जी पूछ रहे हैं कि सर ये अधिकार किसने दिया? अरे भाई, ब्रिटेन की संसद कानून बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार देती थी कि आप इतनी इतनी अवधि तक के लिए भारत में राजनीतिक गतिविधियां क्या करें, संचालित करें। मेरी बात को समझ में आ गया? सूर्य प्रकाश जी का प्रश्न लाइए जरा वापस। सूर्य प्रकाश जी क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? अभी एक प्रश्न था सूर्य प्रकाश जी का, बड़ा ठीक लगा था मुझे। सर अपेक्स कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट थी ना? सूर्य प्रकाश जी आपका प्रश्न ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो बना था, ये अपेक्स कोर्ट ही था। लेकिन 1935 का जब अधिनियम पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या फर्क है, अपेक्स कोर्ट और फेडरल कोर्ट में क्या फर्क है। ठीक है, जरा इसको देखिएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की अवधि कब पूरी हो रही थी? 1793। 1793 में साथियों एक एक्ट बना जिसका नाम था चार्टर एक्ट। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1793 के बाद में 1813 में एक और एक्ट बना जिसका नाम भी था चार्टर एक्ट। इसके बाद में 1833 में एक और एक्ट बना जिसका नाम भी था चार्टर एक्ट। फिर इसके बाद में 1853 में एक एक्ट बना जिसका नाम भी था चार्टर एक्ट। अब ये फर्क देख लीजिए, समझ लीजिएगा, फिर बार बार प्रश्न पूछेंगे, आपके प्रश्नों को मैं क्लियर कर लेता हूं। ठीक है साथियों, 1793, 1813, 1833 और 1853 चार्टर एक्ट के नाम से 4 एक्ट है साथियों। ठीक, 20-20 साल के अंतराल से है। एकदम सही कह रहे हैं अनुराग जी, 20-20 साल के अंतराल से क्यों है? चंदू जी क्या प्रश्न है? सुप्रीम कोर्ट में कितने सदस्य थे? सुप्रीम कोर्ट में एलिजा एम्पे के अलावा 3 और जस्टिस थे, तो टोटल 4 जस्टिस थे। ये 20-20 साल के लिए क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी मूलतः व्यापार करने आई थी और वो राजनीति करने लग गई। तो ब्रिटेन की संसद कहती थी नहीं, हम तुमको 20 साल की छूट दे रहे हैं, भारत में तुम 20 साल तक राजनीति करते रहो। 20 साल के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी वापस जाती, संसद के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती और कहती सर हमको और परमिशन दीजिए। तो वो फिर एक्ट बनाते और कहते जाओ तुम 20 साल के लिए और भारत में राजनीतिक गतिविधियां चलाओ। फिर 20 साल पूरे होते, फिर वो हाथ जोड़ के खड़े होते, तो ब्रिटेन की संसद उन्हें फिर 20 साल तक भारत में राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का क्या करती? परमिशन देती।
अनिल मीणा जी क्या कह रहे हैं, सर मेरे प्रश्न का उत्तर दो, इसमें कलेक्टर का पद सृजन किया था क्या? नहीं, कलेक्टर का पद अलग है, 1772 में है मेरे भाई। अगर ऐसा होगा तो मैं जरूर बताऊंगा अनिल जी, आप चिंता मत कीजिए। कलेक्टर का पद तो 1 साल पहले 1772 में आ गया था। ठीक है, इस पर आइए। अब देखिए, जो मेरे मित्र पटवार, लेखपाल, वनपाल, जूनियर अकाउंटेंट, टैट, रीट या सीआरपीएफ की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। ये जो चार्टर है वो रटने की कोशिश करते हैं। चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र। आप मुझे बताइए साथियों, जब आप आरटीओ ऑफिस जाते हैं तो आरटीओ ऑफिस में आप गाड़ी चलाने का लाइसेंस प्राप्त करते हैं। तो लाइसेंस की एक अवधि होती है, आपको लाइसेंस 15 साल के लिए दिया गया, 20 साल के लिए दिया गया। उसके बाद में लाइसेंस को आप क्या कराते हैं? रिन्यू करवाते हैं। ठीक इसी प्रकार से यस, ये जो प्रश्न पूछा है राही जी ने कि चार्टर एक्ट क्यों कहते हैं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। चार्टर का मतलब है अधिकार पत्र। चार्टर का मतलब एक तरह से आप लाइसेंस मान लीजिए। 20-20 साल तक के लिए भारत में राजनीति करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की संसद क्या दे रही है? लाइसेंस दे रही है। तो लाइसेंस दे रही है, अधिकार दे रही है, तो उस अधिकार पत्र को क्या कहा जाता है साथियों? चार्टर एक्ट कहा जाता है। आया कुछ समझ में? प्रकाश सिंह जी प्रश्न पूछ रहे, अंग्रेज अब व्यापार क्यों नहीं कर रहे थे? अरे अंग्रेजों की बहुत शिकायतें आ रही थी। अंग्रेज 2 काम करते थे, एक व्यापार करने का काम, दूसरा राजनीति करने का काम। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह ये जो बन रहे हैं, इससे उनको लगातार भारत में राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का मौका दिया जा रहा है। मैं नाराज नहीं हूं हरि बाबू जी, चिंता मत कीजिए, मैं हर प्रश्न का जवाब दूंगा। अरे नाराज, आपसे नाराज होकर जाएंगे कहां? आप हमारे अस्तित्व का कारण है मेरे भाई। आप ना हो तो हम कहां जाएंगे? आप हैं, इसी वजह से हम हैं, इसलिए आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे। नाराज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चार्टर एक्ट यानी अधिकार पत्र, बात समझ में आ गई? अब साथियों देखिए, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट बना वो भी एक चार्टर एक्ट था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट बना वो भी चार्टर एक्ट था, लेकिन ये पहला कानून था, व्यवस्था को पहली बार नियमित किया जा रहा था, इसलिए उसका नाम तो दे दिया रेगुलेटिंग। बाकी वालों का नाम क्या दे दिया? चार्टर। चार्टर का मतलब भी आता है अधिकार, तो अधिकार पत्र दे दिया बाकी वालों का। एकदम सही कहा आपने। अगर साथियों आपसे प्रश्न पूछ ले, बहुत ध्यान से सुनिएगा और अब मुझे जवाब दे दो, अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो आप मुझे जवाब दो। प्रश्न है, कितने एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद द्वारा 20-20 साल तक राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अवसर दिया गया? सुरेश प्रजापति जी का प्रश्न रखना, मैं भी जवाब दूंगा। मेरा प्रश्न क्या है? कितने अधिनियमों द्वारा, कितने कानूनों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 20-20 वर्षों तक भारत में राजनीतिक गतिविधियां चलाने का अधिकार दिया गया? एक ऑप्शन 4, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा 7। 4, 5, 6, 7 जवाब दो तो मान जाएंगे। नितिन शर्मा जी कह रहे हैं क्या जवाब दें? विजेंद्र जी का जवाब आ गया, पहला जवाब आया है 5 और एएन सिंह जी कह रहे हैं 4। अच्छा, पलक कह रही है 5, पलक 5 कह रहे हैं, जसवंत सिंह जी 5 कह रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आशीष पारिक जी 5 कह रहे हैं, सुमन 4 कह रही है, पूजा 4 कह रही है, दिनेश 5 कह रहे हैं, दिनेश गिल, ओम प्रकाश प्रजापति कह रहे हैं, हेमवर्धन जी 5 कह रहे हैं, सीआर कुमार साहब 4 कह रहे हैं। साथियों आंसर है 5, आंसर है 5। इसका मतलब आप समझे ही नहीं। अरे समझे कैसे यार, ऐसे कैसे कर रहे हो? देखो 1, 2, 3, 4 और इसको कौन काउंट करेगा? इसको कौन काउंट करेगा भाई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को कौन काउंट करेगा? नवीन सैनी जी। नवीन सैनी जी 4 में कहां अटके हैं? 5वां काउंट करो ना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भी 20 साल तक, 1793, 1813, 1833। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं, जो 4 कह रहे हैं वो मित्र ये जरूर कह सकते हैं कि जो 1853 का जो एक्ट था, चार्टर एक्ट, इसके द्वारा 20 साल तक के लिए स्वीकृति नहीं दी गई थी, वो ऐसा जरूर कह सकते हैं। लेकिन राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने से संबंधित
कितने एक्ट बने, तब तो होगा 5। और अगर प्रश्न आता है 20-20 साल, जैसा मैंने पूछा है, अगर प्रश्न आता है 20-20 साल की परमिशन कितने एक्ट से मिली, तो आंसर होगा 4। बहुत ध्यान से सुनिए, लैंग्वेज का फर्क, मैं भी थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, लैंग्वेज का फर्क है, मैं भी करेक्शन कर रहा हूं। और क्या करेक्शन है? अगर आपसे पूछ रहे हैं कि 20-20 साल तक राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार कितने एक्ट के द्वारा दिया गया, तो 4 होगा, क्योंकि 1853 अभी भूल जाना है, बताऊंगा मैं। और लेकिन प्रश्न अगर पूछता है किन किन एक्ट के द्वारा या कितने एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को चलाने का अधिकार ब्रिटिश संसद के द्वारा दिया गया, तब होगा 5। देखिए तिलक जी और मेरे सारे मित्र, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर 20 साल लिखा हुआ है तो आंसर 4 ही होगा, क्योंकि 1853 में 20 साल नहीं लिखा हुआ था। 1853 में 20 साल नहीं लिखा हुआ था, तो मेरा जो मूल प्रश्न है 20-20 साल वाला, उस समय तो आंसर 4 ही है। और अगर मैं पूछता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बढ़ाने के लिए कितने एक्ट बनाए गए, तब आंसर होगा 5। तो जिन मित्रों ने, हाँ मुकेश जी, जिन मित्रों ने 4 आंसर दिया पहले, वो एकदम सही है, क्योंकि 20-20 साल 1773 से मिले, 1793 में मिले, 1813 में मिले, 1833 में मिले, लेकिन 1853 में 20 साल नहीं मिले। एकदम सही बात कह रहे हैं साथियों, एकदम बात सही कह रहे हैं। एक्ट टोटल 5 बने हैं जो राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थे, लेकिन अगर 20-20 साल का पूछे तो आंसर कितने होंगे? 4 होंगे। रामनारायण जी ने प्रश्न पूछा, अधिकार ब्रिटेन क्यों दे रहा था, भारत क्यों नहीं दे रहा था? अरे रामनारायण जी, हम तो गुलाम थे, हम तो गुलाम थे, हमारे ऊपर शासन ब्रिटिशर कर रहे थे, तो अधिकार ब्रिटिशर ही देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये क्यों बोल रहे हैं आप? ठीक है, तो बात क्लियर हो गई मेरे हिसाब से। चलिए अब साथियों, 1793 में मिला 20, 1813 में भी मिला 20, 1833 के चार्टर एक्ट की बात कर लेता हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में भी नहीं आ रहा है ऐसा मनोज जी कह रहे हैं। मनोज जी, मैं यूं कहना चाह रहा हूं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल तक भारत में राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार मिला। फिर 1793 में मिला, फिर 1813 में मिला, और फिर 1833 में मिला। ये 4 एक्ट हो गए। तो मेरा जो प्रश्न था उसके हिसाब से 4 है। लेकिन साथियों 1853 का चार्टर एक्ट, जो मैं अभी 2 मिनट में समझा रहा हूं, उसके द्वारा 20 साल तक भारत में राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार नहीं आया। उसमें अवधि का उल्लेख नहीं था। अभी मैं बात को समझा दूंगा, ठीक है? सबके कमेंट दिख रहे हैं, आप चिंता मत कीजिएगा। राम लखन जी, भारत का पहला गवर्नर जनरल पर भी आ रहे हैं। साथियों 1833 का जब चार्टर एक्ट बना, बहुत ध्यान से सुनिएगा और मुझे जरूर बताइएगा आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जरूर बताइएगा। इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, लैंग्वेज का फर्क के हिसाब से हम चिल्लाते रहेंगे, ठीक है? चार्टर के, प्रत्येक चार्टर के प्रावधान से हम क्या करेंगे, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। कभी चीन की व्यापारिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया, कभी अन्य देशों की गतिविधियों को बंद कर दिया गया। हमें इन सब चीजों को हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए साथियों। लेकिन हम तो फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहां तक ही रहना चाहिए। हरचंद जी, बाड़मेर वालों के प्रश्न कभी इग्नोर हो सकते हैं क्या, क्यों चिंता कर रहे हैं? 1833 का जब चार्टर एक्ट बनाया साथियों, उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत के अन्य भागों में भी हो गया था। भारत के अन्य भागों में भी हो गया था। पहले उनका शासन केवल मद्रास में था, बॉम्बे में था, बंगाल में था। अब उनका शासन भारत के अन्य भागों में भी विस्तृत हो गया था। तो कहा गया कि भाई अब ठीक बात नहीं है, अब तक आप बंगाल का गवर्नर जनरल कह रहे थे, अब इसका नाम चेंज कीजिए। और बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम साथियों चेंज हो गया। बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम क्या हो गया साथियों? चेंज हो गया, और उसका नाम हो गया भारत का गवर्नर जनरल। क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल। साथियों यहां 2 प्रकार के प्रश्न हैं। क्या प्रश्न है? एक प्रश्न पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो नोट डाल के लिख दीजिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अगर प्रश्न पूछे साथियों तो आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक।
ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना अभी। और अगर प्रश्न पूछ ले बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तब भी आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। साथियों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल में गवर्नर जनरल का पद बना, जो 1833 तक चलता रहा। 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल का जो पद है उसका नाम ही बदल दिया, और नाम क्या कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो वो भारत के क्या बन गए, प्रथम गवर्नर जनरल। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल दोनों कौन होंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये साथियों इसका आंसर है। अरे वाइसराय का अभी प्रश्न ही नहीं आया, आएगा तो मैं बता दूंगा। हाँ, आप क्या कह रहे हैं, हेमंत जी कह रहे हैं सर आपने 1813 का एक्ट और 1784 का एक्ट क्यों नहीं पढ़ाया। अरे मेरे भाई, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बना, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भी बना, फिर 1793 में चार्टर एक्ट बना, 1813 में चार्टर एक्ट बना। जो महत्वपूर्ण बात है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन विषय पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। ऐसा मैंने आप लोगों के सामने बात रखी साथियों। 1833 का चार्टर एक्ट। फिर आते हैं साथियों 1853। देखिए, जो कॉमन जो सिलेबस है साथियों, उस कॉमन सिलेबस में मैं थोड़ी सी बात स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि मेरे मित्र कई सारे लोग जो कह रहे हैं 1781 का पिट्स, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आपने नहीं बताया। अरे मेरे भाइयों, जो कॉमन सिलेबस बनाया है उस कॉमन सिलेबस में भारत के संवैधानिक इतिहास के अंतर्गत 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम है साथियों। लेकिन मैंने ये दोनों एक्ट को डायरेक्ट आपको नहीं बताकर मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार किया। मैंने तो आप लोगों के लिए बैकग्राउंड तैयार किया कि नहीं, आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़ें ताकि आपको बात समझ में आ सके। और अगर हम 1781 के सेटलमेंट एक्ट में या पिट्स इंडिया एक्ट में और चार्टर एक्ट में अगर उलझे हुए रहे तो साथियों फिर तो आपका कोर्स कभी सालों तक ही पूरा नहीं होगा। वीरू जी ने प्रश्न पूछा, ये लॉर्ड क्यों लगाते हैं। देखिए, इंग्लैंड में लॉर्ड सभा है, इंग्लैंड में लॉर्ड एक उपाधि है, इसलिए इनके आगे लॉर्ड लगता है। लॉर्ड एक उपाधि है। ठीक है, तो आगे बढ़े साथियों। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब 1853 में जो चार्टर एक्ट बना, अब बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। इस एक्ट के बनते बनते ब्रिटेन में जबरदस्त विरोध होना शुरू हो गया। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। लगातार शिकायतें जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और ईस्ट इंडिया कंपनी की शिकायतें ये जा रही थी कि वो भारत की जनता का शोषण करती है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाए। बड़ा जबरदस्त विरोध था। उधर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने ब्रिटेन की सरकार के साथ सेटिंग कर रखी थी कि हमें और परमिशन दी जाए भारत में राजनीतिक गतिविधियां चलाने की। ईस्ट इंडिया कंपनी के ये अधिकारी भारत में रिश्वत लेते थे, भारत में खुद निजी स्तर पर व्यापार करते थे, खुद ऑफिसर भी बने हुए थे और व्यापार करने का काम भी करते थे, भ्रष्टाचार के कार्य में लिप्त थे, कई बार भारत की जनता पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। इन सब की रिपोर्ट आई वहां ब्रिटेन संसद में, और वहां बड़ा भयंकर हंगामा हुआ और कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार के साथ उनकी ट्यूनिंग भी थी। क्या करें, बीच का रास्ता अपनाया गया। क्या रास्ता अपनाया कि ऐसा करो, शासन समाप्त भी नहीं करे और हर बार जो 20-20 साल तक का राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का जो लाइसेंस दे रहे हैं वो भी नहीं दे। तो क्या कर दिया, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह प्रावधान कर दिया जो आपको लिख देना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, ये चार्टर लास्ट चार्टर था, एकदम बात सही है। 1853 के चार्टर एक्ट में एक बात लिख दीजिए, क्या पता कोई प्रश्न बन जाए। लिख दीजिएगा, लिखिए 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें लिखिए इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, ऐसे तो प्रश्न बनते हैं मेरे भाइयों, इस अधिनियम के द्वारा
ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बार फिर, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बार फिर ये जरूर लिखिएगा, एक बार फिर भारत में राजनीतिक गतिविधियां मतलब शासन करना, भारत में राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने की छूट दी गई, लेकिन ये बहुत बड़ा लेकिन है, ध्यान रखिए, लेकिन इसमें अवधि का उल्लेख नहीं था, ये बात महत्वपूर्ण है साथियों। तो मेरा जो पहले वाला प्रश्न जो आपको समझ में आया, कौन सा प्रश्न? मैं कह रहा था कि 20-20 साल तक व्यापार करने का, 20-20 साल तक राजनीतिक गतिविधियां चलाने का अधिकार कितने एक्ट से दिया गया? 1773, 1793, 1813 और 1833, ये 4 एक्ट। फिर 1853 में 20 साल उल्लेखित नहीं था, ये ध्यान रखना। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने के लिए अधिकार देने हेतु कितने एक्ट बनाए गए? तो आंसर होगा 5, 1713, 1793, 1813 और 1833 और 1853। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। पटवारी के लिए इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा यार। हाँ हिम्मत जी, पटवारी के लिए पढ़ना पड़ेगा, यस ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा। तो इस एक्ट में क्या नहीं था साथियों? अवधि का उल्लेख नहीं था। इसका सीधा सा मतलब है अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ज्यादा समय तक भारत में नहीं रहेगा, ठीक है। ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है साथियों। अब साथियों 1858 का एक्ट देखिए, कॉमन जो आपका सिलेबस है उसमें सीधा 1919 और 1935 का अधिनियम कोर्स में है साथियों। ये एक सारी बातें तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं साथियों। 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए रख रहा हूं साथियों, और आप मुझे जवाब देंगे। आप जानते हैं इस अधिनियम की पहली विशेषता क्या है? मुझे मालूम है, आपको मालूम होगा, और मैं आपके सामने एक ऐसा प्रश्न भी रखूंगा, आप मुझे जवाब दीजिएगा। ये जो फॉरेस्ट गार्ड की जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे एमपी के पटवार की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। सर पीएससी की नजर में कम है सर। अच्छा आप ऐसा कह रहे हैं पीएससी? हाँ पीएससी के लिए नहीं है भाई, ये आरएस के लिए नहीं है, ये यूपी पीएससी के लिए नहीं है, ये तो लेखपाल के लिए है, वनपाल के लिए है, पटवारी के लिए है मेरे भाई, टैट के लिए है, रेट के लिए है। ये लोक सेवाओं के बारे में जो पीएससी जो एग्जाम करवाती है उसके लिए नहीं है। 1858 का भारत शासन अधिनियम। अरे भाई 1857 की क्रांति मैं क्यों पढ़ाऊंगा? अगर 1857 की क्रांति मैं पढ़ाऊंगा तो फिर हिस्ट्री वाले सर क्या करेंगे? और वैसे भी मुझे आता नहीं उसके बारे में। 1858 का भारत शासन अधिनियम, पहली विशेषता, इस अधिनियम द्वारा, नोट कर लीजिए और फिर मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए, मैं मान जाऊंगा। नोट करिए जल्दी से। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया, ठीक है। एवं भारत का शासन ब्रिटिश संसद ने या महारानी ने, जैसा भी आप लिखे, क्राउन लिख दीजिए, ब्रिटिश संसद ने ले लिया, ठीक है। आपके सामने मैंने ये रख दिया साथियों। अब मेरा प्रश्न का जवाब दीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1858,
पहली विशेषता, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत की शासन व्यवस्था पर सीधा कंट्रोल हो गया ब्रिटेन की संसद का, ब्रिटेन की महारानी का, या ब्रिटेन की क्राउन का, जैसा मित्र कह रहे हैं महारानी विक्टोरिया का। मेरा प्रश्न आपके सामने है, जवाब दे दीजिएगा, मान जाऊंगा। वह कौन सा अधिनियम है, प्रश्न सुनिएगा, वह कौन सा अधिनियम है जिससे यह कहा जा सकता है कि उस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति के बीज निहित है? कौन से अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति के बीज निहित है? बीज निहित है। नंबर 1, 1833 का चार्टर एक्ट। नंबर 2, 1853 का चार्टर एक्ट। नंबर 3, 1858 का भारत शासन अधिनियम। नंबर 4, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 4 विकल्प है, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, नंबर 3 भारत शासन अधिनियम 1858, नंबर 4 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। लक्ष्मण जी, रत्नाराम जी, ममता जी, पलक ने जवाब दिया 1853। शांतिलाल जी कह रहे हैं 1858, अतुल कह रहे हैं 1858, एन सिंह जी कह रहे हैं 1853, कमलेश जी 1833, गोपाल सिंह जी सिंधली कह रहे हैं 1858। साथियों एक मेरे मित्र कह रहे हैं 1958। वाह क्या बात है, लाओ इनको तिलक करके इनका स्वागत करते हैं। अरे मेरे भाई, इसलिए तो मैंने कहा बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस प्रश्न का आंसर है 1853 का चार्टर एक्ट। रामनारायण जी राय साहब सही है, दीपांशु जी सही है, हरचंद जी बाड़मेर वाले भी सही है, प्रदीप जी भी सही है, 1853 सही आंसर है 1853। साथियों 1853 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राजनीतिक व्यवस्था संचालित करने का अधिकार तो दिया, लेकिन कितने वर्ष तक उसका उल्लेख नहीं था। यह संकेत था बहुत जल्दी ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। तो उसकी नींव तो 1853 के चार्टर एक्ट में ही पड़ गई थी। ये ध्यान रखना पड़ेगा। दिनेश गिल साहब सही जवाब दे रहे हैं, सरिता जी सही जवाब दे रही है, वंदना जी सही जवाब है, दिनेश कुंदन जी अब माफी मांग रहे हैं, नाविया जी सही जवाब है। नाविया जी का गलत जवाब है, 1858 लिखा उन्होंने। सही जवाब क्या है? 1853। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो समाप्त जो है भारत शासन अधिनियम 1858 से हुआ। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अनुराग जी का प्रश्न मुझे बताइए वापस। अनुराग जी क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? अनुराग जी का प्रश्न नीचे चला गया, वापस जाओ। नहीं, हाँ सर, ये अधिनियम क्यों कहलाए जबकि 1858 के पहले के चार्टर कहलाते थे? अरे अनुराग जी क्या कर रहे हैं, चार्टर कहां कहलाते थे? चार्टर एक्ट है ना, एक्ट तो वहां पर भी है और एक्ट यहां पर भी है। भारत शासन अधिनियम, अधिनियम को एक्ट कहते हैं। आप तो यह प्रश्न पूछिए कि 1858 से पहले के एक्ट चार्टर क्यों कहलाते थे, यह प्रश्न पूछिए अनुराग जी आप तो, तब मैं जवाब दूंगा इसका। आपका प्रश्न गलत है, लेकिन मैं प्रश्न की आपकी जो भावना है उसको समझ गया। देखिए 1858 से पहले जो कानून बन रहे हैं साथियों, उसको चार्टर कानून कह रहे हैं, चार्टर एक्ट कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? अरे भाई, ये ब्रिटेन की संसद, ठीक है, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी और ये है हम, ये मैं हूं, ये मेरा बोर्ड है और ये है ब्रिटेन की संसद। तो ब्रिटेन की संसद, ईस्ट इंडिया कंपनी और ये है हम, यानी भारतीय। 1858 के एक्ट से पहले हमारे और ब्रिटेन की संसद के बीच में कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इस वजह से उन्हें बार बार अधिकार देने पड़ रहे थे। इसलिए जो पहले के जो एक्ट बने वो कौन से एक्ट कहलाते थे? चार्टर एक्ट कहलाते थे। तो अनुराग जी मेरी बात को आप लोग समझ पाए? 1858 के एक्ट से पहले के एक्ट चार्टर एक्ट क्यों कहलाते हैं? अधिनियम का मतलब संसद के द्वारा बनाया गया कानून होता है। अरुण कुमार जी कह रहे हैं अब समझ में आ गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब आए 1858 के एक्ट की दूसरी विशेषता पढ़ ले, ठीक रहेगा? ओके, 1858 के एक्ट की दूसरी विशेषता है, हरचंद जी बाड़मेर वाले कह रहे हैं मजा आ गया, तो मजा आया, ठीक है। दूसरी विशेषता कह रहे हैं
भारत में जो गवर्नर जनरल का जो पद था साथियों, इस गवर्नर जनरल का पद नाम बदला गया। पद नाम क्या किया गया साथियों? परिवर्तित कर दिया गया। परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, और ये हमारी क्लास चल रही है, ये मुकेश जी कह रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। भारत में गवर्नर जनरल का जो पद 1833 के चार्टर एक्ट से प्रारंभ हुआ, उस चार्टर एक्ट के द्वारा जो पद बना, उस पद का नाम बदल दिया और उसका नाम क्या कर दिया? वायसराय कर दिया। ठीक है साथियों, अब बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। कुछ मित्र कह रहे हैं कि सर गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह पर नए पद की स्थापना हुई जिसका नाम रखा वायसराय। गलत गलत गलत। पद नाम बदला गया, समाप्त नहीं हुआ साथियों, और मैं इसको आज समझाना चाह रहा हूं आपके सामने ताकि आपको एकदम क्लियर जवाब मिल सके। गवर्नर जनरल और वायसराय में फर्क किया है। गवर्नर जनरल का पद एक तो पहली बात समाप्त नहीं हुआ था, इसका केवल नाम क्या हुआ था? चेंज हुआ था। साथियों सुनना, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। हिस्ट्री में 1857 की क्रांति, सीआर कुमावत साहब चिंता मत कीजिए, आपके प्रश्न पूछेगा जवाब मिलेगा। 1857 की क्रांति जब पढ़ेंगे साथियों तो आपको मालूम पड़ेगा कि 1857 की क्रांति में हमारी जो देशी रियासतें थी उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है, अब देखिए ये प्रॉब्लम क्या है। भारत आजादी से पहले दो प्रकार का था, ऐसा मैं अक्सर बात करता हूं। एक ऐसा भारत जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, उसे हम लोग अंग्रेज भारत कहते हैं, और एक ऐसा भारत जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन नहीं था, उसे हम लोग देशी भारत कहते हैं। मेरे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा वाले साथी मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं दो प्रकार का भारत क्या बता रहा हूं। एक ऐसा भारत जहां अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे, जैसे बंगाल में, जैसे बॉम्बे में, जैसे मद्रास में, जैसे कलकत्ता में, यहां अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था। ऐसा भारत क्या कहलाता था? अंग्रेज भारत। ठीक, और यह देशी भारत ऐसा भारत जहां पर राजा महाराजा शासन करते थे। अंग्रेज जहां पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे, उसे क्या कहते हैं? देशी भारत। 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण था, राजा महाराजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। राजा महाराजा इस अंग्रेज के गवर्नर जनरल से नाराज थे। उन्होंने कहा हम किसी गवर्नर जनरल को नहीं मानते। 1858 का जब भारत शासन अधिनियम बना, तब इस बात पर विचार हुआ कि राजा महाराजाओं की नाराजगी को दूर कैसे किया जाए। तो राजा महाराजाओं को नाराजगी को दूर करने के लिए कहा कि आपको गवर्नर जनरल से प्रॉब्लम है, ओके, ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधि आपसे बात करेगा, आपको गवर्नर जनरल से बात करने की आवश्यकता नहीं है। और ब्रिटेन की महारानी का जो प्रतिनिधि होगा वो कौन होगा? वायसराय होगा। 1858 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। यह अंग्रेज भारत में यह गवर्नर जनरल कहलाता था, और वही गवर्नर जनरल अगर देशी भारत का दौरा करता तो उसे क्या कहा जाता? उसी व्यक्ति को देशी भारत में वायसराय कहा जाता था। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, और 1858 के एक्ट के द्वारा जैसे ही गवर्नर जनरल का पद का नाम बदलकर वायसराय किया गया, तो साथियों अभी थानाराम जी के प्रश्न का जवाब दूंगा, हाईलाइट करके रखिएगा। जब वायसराय किया गया तो लॉर्ड कैनिंग ही भारत के पहले वायसराय बने। लॉर्ड कैनिंग ही भारत के क्या बने? पहले वायसराय बने। थानाराम जी का प्रश्न है कि गवर्नर जनरल का नाम वायसराय क्यों रखा? तो थानाराम जी मैंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? गवर्नर जनरल से देसी राजा महाराजा बातचीत करना नहीं चाहते थे। वो कह रहे हैं हम तो सीधा किससे बात करेंगे? हम तो महारानी से बात करेंगे। ब्रिटेन की जो महारानी है उनके अधीन है हम किसी गवर्नर जनरल के अधीन नहीं, हम तो डायरेक्ट उससे बात करेंगे। तो गवर्नर जनरल जो था
उसका नाम बदलकर वायसराय इसलिए किया गया कि वायसराय जो है वो ब्रिटिश महारानी की आवाज में बात करता था। ब्रिटिश महारानी की आवाज में बात करता था का मतलब ब्रिटिश महारानी के प्रतिनिधि के रूप में बात करता था, इसलिए उसका नाम वायसराय रखा गया। सिर्फ नाम परिवर्तन किया। यस, ये बात एकदम सही है साथियों। तो लॉर्ड कैनिंग जो है क्या बन गए? भारत के पहले वायसराय। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। तो साथियों, मुझे लग रहा है कि आपको आज काफी आनंद आया होगा। 1 घंटा जो मुझे आप लोगों के साथ लाइव करना था वो 1 घंटा पूरा हो गया। आप प्रश्न बड़े अच्छे पूछ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज आपके प्रश्न में बड़ा दम था, लेकिन मेरा आपसे एक ही निवेदन है, और वो कौन सा निवेदन है साथियों? हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। आपके कोर्स में 1919 और 1935 का अधिनियम है, वहां आप जितने चाहे प्रश्न पूछना, आपके प्रश्नों का स्वागत रहेगा। ये फिलहाल जो बातें हैं ये आपको 1919 और 1935 का अधिनियम सही ढंग से बताने के लिए केवल बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।